जी, मैं हूं अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे थोड़ा अपने ही मुल्क के बारे में। हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए क्या किया जा रहा है कि कैसे बचा जाए और लोगों को कैसे समझाया जाए। क्या हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं या इसी तरह से चलता रहेगा? जैसे कि सुना गया था कि जी मॉल्स पहले खुली थी लेकिन खैर फिर बंद कर दी गई ईद के बाद, और शॉपिंग मॉल्स के अलावा शॉप्स और दूसरी चीज़ों के लिए भी मुख्तलिफ टाइमिंग्स थे। पहले 10 बजे तक थे, फिर 5 बजे पे आए। लेकिन जो न्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं वो काफ़ी खौफनाक है। केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और इसी तरह से अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस पे हम बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे जी हज़ारा की। और हज़ारा हमेशा से कभी ना कभी बुरी खबरों के लिए ही जो है वो न्यूज़ में रहता है। तो हम हज़ारा के ऊपर भी बात करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और किस किस्म का वहाँ पे अभी हमने रिसेंटली अफसोसनाक वाक़यात को सुना और देखा, उस पे भी हम बात करेंगे। हमें जी जॉइन किया है जवेरिया सिद्दीक ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद बेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया कि आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया आरजू। और जवेरिया के साथ हमें ज्वाइन किया है जी फ़खर यूसुफजई ने। आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टीवी एंकर हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने थैंक यू। भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ़खर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप हज़ारा का मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो आप सबसे पहले बताइए कि हुआ क्या है, उसके बाद फिर मैं जवेरिया से उस पर कमेंट्स लूँगी जी। ये शाम को तकरीबन बल्कि मतलब 4:30-5 बजे मैंने क्योंकि हमारा ऑफिस वहाँ क्वेटा में मौजूद है, ब्यूरो ऑफिस है हमारा, तो मैंने अपने ब्यूरो चीफ से बात की कि ये इंसिडेंट किस तरह का हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यार एक कोई शायद कोई वहाँ पे फीमेल्स थी और ये लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे, जिसकी वजह से फिर उनकी फैमिली के कुछ लोग और उनके साथ फिर लाजमी सी बात एक मॉब इकट्ठा हुआ और उन लोगों को मारा पीटा और इतना मारा कि उनको जान से ही मार दिया। उनसे मैंने कहा कि यार ये क्या ऑनर किलिंग हम इसको कहें या क्या, तो उसने कहा बेशक आप जिस तरह मर्जी इसको कह दें, लेकिन इसको जो रंग दिया जा रहा है और जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, लाजिम सी बात है ऐसी खबरें खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब से, कहीं से भी हो, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो वहां पे सेक्टेरियन वाली जो चीज होती है उसको यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें से एक लड़का जो है वो हजारा कम्युनिटी से था, मतलब पश्तून थे दोनों, लेकिन और दूसरा जो है वो नॉर्मल जिस तरह दूसरे पश्तून वहां पे क्वेटा में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पश्तूनों की है, तो वो लोग थे। लेकिन अब देखना ये क्योंकि वक्त के साथ बहुत तेजी से चीजें चेंज होती रहती है, डेवलपमेंट आ रही होती है, तो मतलब मुख्तलिफ जितने मुंह और उतनी बातों वाली कहानी होती है कि लोग उस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अगर इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो इवन इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया की तो बात हम नहीं करते, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अपने अपने एंगल इन चीजों में से निकालते हैं। क्योंकि अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो हजारा कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मतलब सुसाइड बॉम्बिंग उनके खिलाफ होती थी और उनको टारगेट किलिंग उन लोगों की जाती थी क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इस वजह से भी ये सेंसिटिविटी इस केस में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मैंने वहां से इंफॉर्मेशन ली तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो ये वाली स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। जी जवेरिया, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगी जी? मुझे तो इसकी तफसील जो है वो ब्यूरो या ऑफिस से तो नहीं पता चली, सोशल मीडिया से पता चली है। दैट वाज रियली डिस्टर्बिंग फॉर मी कि जब मैंने उन दो बच्चों की जो है लाशों की बेहुरमती देखी, जो दैट वाज रियली पेनफुल फॉर मी। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा एक ये रूल है कि मैं वो तस्वीरें नहीं लगाती जिसके अंदर जो नाश है उसकी बेहुरमती हुई होती है। अब मैंने उनकी जस्टिस के लिए पोस्ट लगाई दोनों बच्चों के लिए। दोनों नौजवान भी इतनी खूबसूरत थी, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के दिल में रहम क्यों नहीं आता कि वो माओ के बच्चों को इस तरीके से मार देते हैं। आप ये देखें कि बाकायदा उनके अज़ा जो है वो काटे गए या तोड़े गए, जिस भी तरीके से उनकी बॉडीज उस तरीके से मतलब उनकी बेहुरमती की गई है। बच्चों ने जो भी किया था आप उन्हें सजा किसी और तरीके से दे सकते हैं, सरजनिश मुंह से कही जा सकती है। अब इसको जो है वो एक लासानी जो है वो रंग दिया जाएगा क्योंकि वो दोनों जो थे वो पश्तून थे। वहां पर जो है फिर कम्युनिटीज का आपस में भी क्लैश होने का खतरा होगा। और आपको पता है कि इंडिया की ऑलरेडी वहां पर एक जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, कि वो लोग ऐसे इश्यूज को बहुत ज्यादा टेकअप कर लेते हैं और बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। वो उसको सारा दिन से वो उसको बनाते रहेंगे कि जी
बलोचों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो वाला हजारा कम्युनिटी वाला उस तरह से नहीं है। आपको पता है कि हजारा कम्युनिटी वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो उसका शिकार रही है जुल्म और सितम का, और जब भी कुछ हुआ है हमने उनके लिए आवाज उठाई है। अभी जब हजारा कम्युनिटी की बच्चियां मेडल्स लेकर आई हैं तो हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले उसको कवर किया, क्योंकि दे आर पाकिस्तानी, दे आर आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो जब भी वहां कुछ अच्छा होता है हम उसको हाईलाइट करते हैं, कुछ बुरा होता है तो हाईलाइट करते हैं। लेकिन अब इसको बहुत सा ऐसा रंग देने की कोशिश की जा रही है जैसे कि बलोच जो है दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान और बलोचों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही। ऐसा नहीं है, ये एक लोकल झगड़े का मामला है, जिस तरह पंजाब में, केबीके में, सिंध में, कराची में होते रहते हैं। लेकिन चूंकि वो इतनी इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा है कि देख के मतलब यू गॉट गूज बम्प्स के आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन दो बच्चों ने ऐसा क्या किया जो इतनी सफाक की है। और जहां पर क्या होता है कि बीवी अगर शौहर को कहीं पकड़ ले, ठीक है, वो से थोड़ा बहुत मार पीट ले तो ट्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चे कुछ कर ले या गैरत के नाम पे औरत कहीं पकड़ी जाए तो उसका कत्ल हो जाता है। यहाँ पर एक वीडियो बनाने में भी कोहिस्तान में बच्चियों को मार दिया गया था। तो बहुत ज्यादा इंतहा पसंदी जो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जवेरी। और ये गैरत जो है ये हम ही ने कोई चीज इजाद की है। गैरत इसका मतलब अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहें, किसी फॉरेनर को बताना चाहें, तो आपको कोई वर्ड भी नहीं मिलेगा कि गैरत होती क्या है। और ये गैरत सिर्फ हम ही लोगों के अंदर क्यों है, और इतनी हद तक आ जाती है कि किसी को मारने से भी नहीं रुकते। क्या कहेंगे फकर? बेसिकली जिस तरह जवेरिया ने बात की कि क्योंकि सेंसिटिविटी की वजह से इस इलाके में अगर कुछ भी होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि अभी कुछ अरसा पहले एक हिंदू कम्युनिटी की आपस में लड़ाई हुई थी, वो भी क्वेटा का ही वाकया था। तो उन लोगों पे बड़ा मतलब शोर शराबा हुआ। बिलीव मी, उस बंदा जो हॉस्पिटल में था उसने कहा यार ये हमारा जमीन का मामला था, एक ही कम्युनिटी के हम लोग थे और हमारा आपस का झगड़ा था। दोनों साइडों पे हिंदू कम्युनिटी थी, उनका अपना एक डिस्प्यूट था जिसकी वजह से। तो इस वजह से अगर कोई ऐसी चीज होती है, अगर छोटी सी भी होती है, तो उसको बड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मैं बिल्कुल यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो दो लोगों की जिंदगियां गई हैं वो कोई भी थे, किसी जगह से भी वो मतलब ताल्लुक था उनका या वो कोई भी थे, लेकिन ज्यादती हुई उन दोनों के साथ कि यार मॉब लिंचिंग क्यों की जाती है। अगर आपको लेट सपोज उनसे कोई मसला था भी, फॉर एग्जांपल अगर जिस तरीके से मुझे बताया गया या फिर मतलब अभी खबर भी मतलब ये जिक्र चल रहा है टीवी के ऊपर कि यार इस तरीके से किया गया कि यार खवातीन की वीडियोस बनाई गई तो हमने इनको मार दिया। आपको कोई हक तो नहीं पहुंचा ना, कानून आपके पास है, आप इनको बेशक अगर आप थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, उसके बाद अब इसको पुलिस के हवाले कर दे। या तो ये भी हो सकता है कि इसको मारने के लिए ये पूरा ड्रामा स्टेज किया गया हो कि भाई इन्होंने खवातीन की, क्योंकि ये खैबर पुख्तनख्वा वैसे तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में किसी की इज्जत नहीं होती, किसी की मतलब फीमेल्स की हर जगह होती है, पूरे पाकिस्तान पूरी पूरी दुनिया में, और हमें रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों को पेश किया जाए। जिस तरह आपने भी बात की कि यार गैरत की, तो ये नहीं कि बाकी पाकिस्तान के लोग गैरती नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस पर ओवर रिएक्ट करते हैं और कुछ थोड़ा सा मतलब अक्ल और फिक्र से काम लेके उसको मतलब उस तरीके से हैंडल करते। तो ये हो सकता है कि ये बात कोई और हो, उन बेचारों की जिंदगियां चली गई, लेकिन कहानी ये बनाई गई, ये स्टेज किया गया कि यार इन्होंने खवातीन को छेड़ा था। अगर ऐसा हुआ भी था जिस तरह हमारे सामने कोहिस्तान का वाकया, जहां पे मतलब वो बेचारे उस फैमिली के 5 लोगों को कत्ल किया गया था, वो 5 लड़कियां कत्ल की गई, किस चीज पे जी? ये गैरत के नाम पे हमने इनको जो अपनी मुझे नहीं समझ आती कि ये गैरत कहाँ से आती है। स्पेशली हमारे पश्तूनों में, यकीन करें बीइंग ए पश्तून मुझे शर्म आती है चीज के ऊपर जो लोग इस तरीके से करते हैं। अभी रिसेंटली इस रमजान के आसपास 2 लड़कियां कत्ल की गई नॉर्थ वजीरिस्तान में, ठीक है। क्या हुआ कि उनकी वीडियोस उसके कजन ने शायद सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो, लेकिन इस तरीके से, और बिलीव मी इस तरीके से हमारे जुनूबी पंजाब में और सिंध में भी होता है। ये नहीं कि वहां पे नहीं होता, लेकिन जहां पे भी होता है इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। क्लियर कट इस चीजों के ऊपर हमें ओपनली बात करनी चाहिए। जी जी की बात से कंटिन्यू करूंगी। मेरे अपने साथ एक वाकया हुआ, मैं मीनारे पाकिस्तान देखने गई, मतलब बड़े बचपन में तो बहुत दफा देखा था, लेकिन बड़ी तो जब मैं गई एज अ नौजवान देखने तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 2 मर्दों ने मेरी वीडियो इस तरह बनाई है। तो मैंने क्या किया, घर बजाय घर के मर्दों को उसमें इन्वॉल्व करने के, मैं खुद उनके पास चली गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके शहर में मेहमान हूँ, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, और मुझे ऐसा लगा है कि जब मैं आपकी तस्वीरें खींच रही थी तो जैसे आपने मेरी वीडियो रिकॉर्ड, और उन दोनों ने अपोलोजाइज किया और मेरे सामने वीडियो डिलीट की और मुझे बहन कह के मतलब खुदाफिज की। तो हम लोग जो है थोड़ा सा इन चीजों को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में ये होता है कि वो उस पर मरने मारने पे आ जाती है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि खवातीन के साथ अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है जैसे ईद सीजन है या कुछ भी है, उसको उनको थोड़ा खुद डील कर लेना चाहिए, मर्दों को नहीं लाना चाहिए।
मर्द बहुत फेयर अप हो जाते हैं इन मामला में, और फिर बात जो है वो कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर अब पता नहीं क्या सिचुएशन हुई, बच्चों ने इस तरह का कुछ किया भी था या नहीं किया था। हमारे यहाँ भी होता है ना, मरने वाले पे ब्लेम कर देते हैं, जैसे जहाज गिर रहे हैं तो पायलट ही जिम्मेदार होगा और तो किसी का कसूर नहीं है, तो जिनको मारा गया है तो इसलिए मारा गया, वो कसूरवार थे। कुछ भी होता है, किसी शख्स के पास इख्तियार नहीं कि दूसरे शख्स की जान ले। बिल्कुल ठीक। फखर, इसी से एक बात और मुझे याद आ रही थी कि जैसे आपने सिंध का भी जिक्र किया, तो बहुत दफा सिंध में जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी है उसने बहुत दफा आवाज उठाई है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती, उनको उनका मजहब चेंज करवा देते हैं और फिर उनकी किसी भी मुसलमान से या जिससे शादी करा देते हैं। तो अगर यही गैरत हमारे अंदर इतनी ही गैरत है, तो ये गैरत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब वो बच्चियां भी हमारी ही बच्चियां हैं ना, वो किसी और की तो नहीं है। उस वक्त क्यों नहीं हम जाके मियाँ मिट्टू की गर्दन उतार के फेंक देते? उस वक्त हम लोगों की इज्जत को, हमारी जो गैरत है उसको क्या साफ सूंघ जाता है, क्या हो जाता है? वो कहते हैं इज्जतें सबकी सांझी होती है ना, किसी की भी हो, वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी हिंदू कम्युनिटी से तो उसकी इज्जत नहीं है, कोई मुसलमान है या कोई और रिलीजन है तो उसकी इज्जत है, इज्जत सबकी है। मैंने कहा कि जिस अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ कि जिस यहाँ पे भी मतलब खवातीन है उसको इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब जिस तरीके से मियाँ मिट्टू का आपने जिक्र किया कि वो कन्वर्जन करते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वो कन्वर्ट करते हैं फोर्सफुली, या जिस तरीके से जो लोग मतलब जो चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। असल बात यह है कि एक्शन नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट वहां पे मौजूद है, यकीनन उनकी सपोर्ट होगी। अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? हम इस इस्लामाबाद में, हम तीनों इस इस्लामाबाद में रहते हैं, मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे कोई मतलब किसी तरीके से कोई मोबाइल स्नैचिंग होती है, गाड़ियों की चोरियां ज्यादा होती है, यकीन करें कि यहाँ की पुलिस के ऊपर, मतलब क्योंकि मैंने कार लिफ्टिंग के ऊपर थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टिगेशन की है कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से होकर कहाँ कहाँ ये जाती है, तो वो कड़ियां कहाँ मिलती है? कड़ियां हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सारी पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन पुलिस के कुछ लोग उनके साथ मिले होते हैं, तो तब जाके वो आपके कारपोर्ट से गाड़ी उड़ाते हैं, मेरे कारपोर्ट से गाड़ी उड़ाते हैं, या मतलब मार्केट में हमारी गाड़ी कड़ी है वो ले जाते हैं। मार्केट में आप जाती है, आपकी मतलब जो बैग वो है स्नैचिंग होती है या मोबाइल स्नैचिंग होती है, मतलब इज इट पॉसिबल कि F10 मरकज में, F11 मरकज में या फिर सेंटोरस के आसपास या F8 में या कहीं पे इस तरह पॉसिबल है कि मतलब इस तरह किया जाए जब तक उनको कोई बैकअप ना हो? सेम एज इट इज मियाँ मिट्टू की अगर हम बात करते हैं, या कहीं पे भी अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन होती है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती है। दूसरी बात, हम यहाँ पे हम बड़े मतलब बहुत बड़े मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ठीक है, लेकिन इंसानियत हम में एक जरे बराबर की नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हम हक बात तो करने से रहे, मतलब हमारी गैरत ऐसे तो बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि हमने आसमान पे पहुंचाई होती है कि हम ही सबसे गैरती कौम है, हालांकि है कुछ भी नहीं, 0/0, सिर्फ ड्रामा है। यकीन करें कोई गैरत ना की कोई चीज नहीं। अगर मेरे अंदर किसी की रिस्पेक्ट नहीं है और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा गैरती हूँ, ये क्या है? मतलब कौन सी गैरत है? ये सबसे बड़ी बेगैरती है कि मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, किसी के रिलीजन को, किसी मतलब फीमेल को या किसी भी बड़े या छोटे को अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं देता और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा गैरती हूँ, मैंने तो फलां को मतलब खुदा न खास्ता ऑनर किलिंग कर दी क्योंकि उसने ऐसा कर दिया था, उसकी वीडियो यहाँ पे आ गई थी। अबे यार, ये वो दौर तोड़ी हम कोई मतलब जिसे कहते हैं कि कोई 16वीं सदी में तो नहीं रहते ना, 21वीं सदी में रहते हैं। एजुकेशन भी है, टेक्नोलॉजीज भी हैं, ये चीजें पहले भी होती थी। मैं ये नहीं कहता कि पहले मतलब लोगों के कोई रिलेशनशिप नहीं बनते थे मेल फीमेल के बीच में, लेकिन तरीका ये नहीं है जो हम लोगों ने अपनाया हुआ है। अगर आपको कोई मसला है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उसको करें। अगर आपको कोई मतलब कोई हिंदू कम्युनिटी वाले को बड़ा शौक है कि उसने मुसलमान होना है, ओ भाई वो खुद हो जाएगा, मुझे उसको क्या जरूरत है कि मैं उसको खामखा का फोर्स करूं कि जो तुसी भी मुसलमान हो जाए। 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में मौजूद है, कौन सा उन्होंने तीर मार दिया? सारी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने में लगे हुए। सऊदीया को देख लें क्या कर रहा है, ईरान को देख ले क्या कर रहा है, कतर को देख ले, दुबई को देख ले, कुवैत को देख ले, इराक को, सीरिया को, लीबिया को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे को कत्ल गारत के अलावा हमने कभी कुछ किया? हमने कभी इंसानों के बारे में सोचा कि यार ये 1.5 अरब तो हमने पैदा तो कर लिए, लेकिन इनको हमने इंसानों की तरह बनाना है और एक जिसे कहते हैं एक अच्छी कम्युनिटी के तौर पे पेश करना है? नहीं। बिल्कुल ठीक। जी जवेरिया, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं आपके मजहब की कोई इज्जत करे तो आपको भी दूसरे के मजहब की इज्जत करनी होगी। तो आप नहीं समझती कि मीडिया को ये चीज उठानी चाहिए जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है?
देखिए फोर्स कन्वर्जन जो है इलीगल है, इसमें तो कोई वो दूसरा वो नहीं है। और मेरा ये वहाँ के लोगों से सवाल है कि वहाँ हमेशा जवान लड़कियां ही क्यों जो आती हैं वहाँ पे, कभी कोई बूढ़ा गरीब खानदान, कोई खारी, कोई इस तरह का कोई बड़ी उम्र का हिंदू क्यों नहीं जो है वो कन्वर्जन की तरफ आता। तो ये पूरा रैकेट है जो कि जवान लड़कियों के साथ ये कर रहा है। और फिर जब अक्सर ये कोर्ट केसेस तक मतलब केसेस कोर्ट तक आते हैं तो वो बेचारी डर और खौफ अपनी फैमिलीज की वजह से जो है वो साथ ही रह जाती हैं। और अगर उन्हें दिल से किया हो कबूल तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर फोर्सफुली किया हुआ है तो इट्स इलीगल और ये नहीं होना चाहिए। इस प्रैक्टिस को खत्म होना चाहिए। और इसमें जो ये हुकूमत की नाकामी है, सिर्फ हुकूमत की नाकामी है और हमारे उन इदारों की नाकामी है जो कि कम्युनिटीज को जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, उन सबको पीसफुली रहने का हक हासिल है अपने अकायद के मुताबिक। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉलरेंस की बहुत ज्यादा कमी है और हर बात में गुस्सा, गाली गलौज, ये चीजें चल रही हैं। और आप देखें कि वीडियो के मामले पर पता नहीं वीडियो थी भी, कोई एग्जिस्ट करती भी थी, उन बच्चों ने ऐसा किया था या नहीं किया था, अल्लाह आलम के क्या हुआ वहां पर। लेकिन इतने बुरे तरीके से मस्त करके मेरे ख्याल में तालिबान भी इस तरह शायद इस तरह करते होंगे। मतलब बड़े इस दुनिया के जो दहशतगर्द गुजरे हैं या ऐसी आर्मीज रही हैं जंगों के अंदर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो मजालिम उठाए, मेरे ख्याल में वो जस्ट देखकर जो है वो एहसास हो रहा था। तो पता नहीं हमारे यहाँ लोगों को क्यों ऐसा होता जा रहा है। गर्मी है, कोरोना है, माशी हालात है, गुर्बत है, क्या चीज है जो पाकिस्तानियों को इतना इंतहा पसंद कर। बिल्कुल सही। जैसे मेरी हूद भाई से बात हुई थी जब एक दफ़ा शो मैंने बनाया था उनके साथ, तो वो इसी पे बात हो रही थी माइनॉरिटी पे। तो वो कहने लगे कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने नाम बदल के रह रहे हैं। कह रहे हैं आपने कभी सुना क्रिश्चियंस के नाम अशरफ हो, असलम हो या अकबर हो, इस तरह के नाम, वो नाम बदल के रह रहे हैं। जो पारसी कंपाउंड कराची में था, जब मैं कराची से, स्कूलिंग मेरी कराची से है, वहाँ मेरी फ्रेंड्स तक रहा करती थी, वो पारसी कंपाउंड खाली हो गया है। आप पूछिए जो पारसी यहाँ पे रहते हैं लाइक इस्फान यार भंडारा और दूसरे, वो कहेंगे भाई वो सब भाग गए यहाँ से, हमने उन्हें भगा दिया। जैसे हमने बंगालियों को भगा दिया था और हम बताते हैं कि जी भारत ने बड़ा जुल्म किया था, बांग्लादेश अलग कर दिया। हम ये नहीं बताते कि हमने बंगालियों के साथ क्या किया था। इसी तरह से अब हम पड़ गए पीछे हिंदू कम्युनिटी के। काफ़ी ज़्यादा तो हम पहले ही भगा चुके हैं। जो थोड़े बहुत वो आटे में नमक के बराबर दिखाने के लिए हमारे पास रह गए, हम उन्हें भी चाह रहे हैं कि वो भाग जाए। और उसके बाद जो मुसलमान है, हम उन्हें भी आपस में नहीं मानते। वो कहेंगे वो शिया है, वो सुन्नी है, वो ये है, वो है। मुझे तो सारे जो नाम है वो भी नहीं आते। तो हर कोई पूछता है, मेरे नाम में काजमी है, जिससे मिलूंगी आपका नाम काजमी है, आप शिया हैं कि सुन्नी हैं, क्यों बताऊं मैं, क्या फर्क क्या पड़ता है उससे, इस बात से। लेकिन लोगों को फर्क पड़ता है, लोग होते हैं परेशान। और ये मेंटालिटी जवेरिया में आपसे पूछूंगी कि कैसे बदली जा सकती है। एक्चुअली जब लोग मुझसे पूछते हैं ना तो मैं भी कहती हूँ कि आई वाज बोर्न इन कराची, आई वाज रेज्ड इन मरियन इस्लामाबाद, और मेरे अंदर डिफरेंट कल्चर आ गए हैं। तो फिर मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं या कहाँ से हैं, तो मैं कहती हूँ मेरा ताल्लुक हर शहर से ही है, क्योंकि मैं दारुल हुकूमत में बड़ी हुई हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द ऐसा कल्चर था उस वक्त मतलब बड़ी कम्युनिटी सेफ थी। तो यहाँ हर तरह के बच्चे होते थे, हर कम्युनिटी के बच्चे होते थे कि जिन्होंने इस्लामियात नहीं पढ़नी होती थी वो इखलाकियात पढ़ रहे होते थे, हम साथ खेलते थे, साथ खाते थे, और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। एक दफा क्लास में किसी ने मुझे कहा 3-4 क्लास में कि तुम्हारा फिरका क्या है, तो आई वाज इन शॉक कि वो क्या होता है। मैंने कहा कि मुझे अपना फिरका क्या है ना। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोई आपसे पूछे तो आप कह देना मेरा फिरका इंसानियत है, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। इसके अलावा हमने आपको कोई कुछ नहीं करना। और जो उस बच्चे का जो भी फिरका है आपने उसको एहतराम देना है। अगर वो अपने हवाले से कुछ बताना चाहे तो वो बता सकता है, लेकिन आपने यही कहना है कि मेरा फिरका जो है, मैं आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, मैं पाकिस्तानी और मैं मुसलमान हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि जब मुझसे कोई लड़ रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, अभी डैम के इशू पे काफी लोगों की मुझसे लड़ाई हो गई, तो मैंने उनको यही कहा है मैं खुद सिंध की बेटी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस मुल्क की इंटरेस्ट के लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नहीं बेहतर। और जब वहां पर से बैराज बनेगा वहां पे, तो उससे योगा डेल्टा को फायदा होगा। जब हम पानी स्टोर करेंगे तो पानी वहां तक पहुंचेगा ना, जब हम उसको जाया होने देंगे। देखिए अभी बारिशें होगी तो ये सब सैलाब की सूरत में पानी गुजरेगा, और जब कहत साली होती है, खुश्क साली होती है, तो सारी हमारी जो नहरें हैं वो खाली होती हैं। और हमारे ऑलरेडी दरियाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे वेस्टर्न दरियाओं का, उसके ऊपर 150 प्रोजेक्ट इंडिया के मुकम्मल हो गए। तो हमारे यहाँ एक डैम नहीं बनता, उसके ऊपर एक काला बाग नहीं बना। हमारे बच्चों में बड़े इश्तहार आते थे काला बाग बनेगा, शहरा 4 सदा नहीं डूबेंगे, बनने गए, और ये वो नहीं बना।
अब भाषा के साथ ये हो रहा है, लेट्स सी, लेकिन आई एम होपफुल कि ये बन जाए। बिल्कुल ठीक। फखर, हम चलते थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ। मुझे बताएं कि ये कोरोना वायरस तो अब और ज्यादा फैलता जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? अर्जु, आज इत्तेफाक है शाम को एक हिंदुस्तानी दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि यार आपने मतलब कैसा वो पाया अभी वाली जो गवर्नमेंट है, अभी वाली तो नहीं, अभी तो 2 साल हो गए इनको आए हुए, तो कैसा देखते हैं? मैंने कहा मतलब ओवरऑल तो चलो जो हो रहा है, लेकिन मैंने कहा एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है वो है कंफ्यूजन। क्योंकि खान साहब तो जब क्रिकेट में थे तो बड़े मतलब दबंग कैप्टन के तौर पे जाने जाते थे, तो ये भी एक कैप्टन है ना, एक टीम को लीड करना है, पाकिस्तान को लेके जाना, वहां पे 11 या 16 खिलाड़ियों को हेड करते थे, तो यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है उनके पीछे और उनकी कैबिनेट है जो काफी बड़ी 51 की कैबिनेट है, तो उनको लीड करना होता है। लेकिन डिसीजन आपकी आवाज बात क्लियर नहीं कही आ मैं रही है। यहाँ पे भी आप बता दूं, मैंने कहा शायद उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और कुछ उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके हाथ कमा। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको दोबारा सेट करेंगे प्लीज? जी आरजू, आप मुझे सुन सकती है तो हाँ, मैं उनकी सकती हूँ। हाँ, आप पहले इतनी देर में ऑडियो ठीक करेंगे जी। तो बड़ी अजीब चीज ये हो रही है कि हुकूमत तो सिर्फ ट्वीट्स पे चलती है, और हुकूमत सिर्फ ट्वीट करके दामन झाड़ के साइड भाई, ये तो हम जैसे उनका काम है ना कि ये जर्नलिस्ट, वी हैव टू पास इंफॉर्मेशन, हम ट्वीट करते हैं, अच्छे भी लगते हैं, क्या करते हैं, नोटिस हालांकि ठीक है। जी जी और खबर वापस आ गई, नोटिस भी आप करें कंटिन्यू जी। होगा, सब कुछ ट्वीट में होगा, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं होता। मुझे इस चीज की इतनी हैरत है, आज शायद मैंने पूरा दिन टीवी नहीं देखा, आई वाज बिजी इन सम वर्क। अब मेरे ख्याल में आज की तारीख तक इमरान खान कराची नहीं गए ना, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। इवन वो अपने फ्रेंड के जनाजे में भी कराची नहीं गए। चलिए वो एक पर्सनल मामला था, मुझे उस पर नहीं इस तरह से कमेंट करना चाहिए, लेकिन वो त्यारा हादसे के लड़ाई के पास कराची क्यों नहीं गए जब हर रोज इजलास हो सकते हैं, हर रोज वो लोगों से मिल सकते हैं? सो व्हाट्स द इशू कि वो लड़ाई से नहीं मिल सकते? किसी ने उनको मना कर दिया है कि उनकी हुकूमत को कोई खतरा हो जाएगा, कुछ सुपरस्टिशियस किस्म की बात है, उन्होंने सिंध की तरफ ट्रैवल किया या उन्होंने 5 दरिया क्रॉस कर लिए, मुझे लगता है कोई ऐसी बात शायद माइंड में आ गई है। सारे काम सिर्फ इंटरनेट पे होते हैं, ऑन द ग्राउंड और कुछ भी नहीं हो रहा। और कोरोना की जो सिचुएशन है, पहले आप फखर से बात कर लें, फिर मैं उसके बाद उस पर आती हूँ। जी जी जरूर। फखर, आपके बीच में कनेक्शन मेरे ख्याल है खराब हुआ था, तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पे। जवेरिया कह रही थी कि अभी तक कराची नहीं गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है जैसे वो जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला रहे थे, उनको याद ना आ रहा हो कि कराची पाकिस्तान में ही है। यार असल में खान साहब है ना, खान साहब का सबसे बड़ा जो मुझे मसला नजर आता है वो उनकी जिद है। यार जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाते हो तो वो जिद और अपनी अना जो है वो मेरे ख्याल में घर छोड़ के आना चाहिए। ये शायद किसी हद तक ये मसला मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, जरदारी और उनकी गवर्नमेंट में ये चीज नहीं थी। जरदारी किसी के साथ भी जाके बैठ जाते थे, इसलिए मैं उसको बड़ा पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उसको मैं कहता हूँ। बहुत सारी खराबियां थी उनकी हुकूमत में, यकीन करें करप्शन और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि शायद मियां साहब की गवर्नमेंट में बेहतर हुई या फिर इस गवर्नमेंट में, लेकिन जिद अगर आ जाती है, आप अपनी अना को आगे कर लेते हैं और जो आपका जो मतलब मुल्क का इंटरेस्ट है उसको आप पीछे कर देते हो, तो उससे नुकसान होता है आपको। अगर ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल भी आपकी हुकूमत रही और अभी आपको फिर वहां से मतलब आपने क्लीन स्वीप किया है, अवामी नेशनल पार्टी जैसे बड़े पार्टी को जिसने खैबर पख्तूनख्वा में बड़े काम करवाए 2008 से 2013 के दरमियान, उसके बावजूद लोगों ने उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया ना कि खत्म कर दिया। जैसे असफंदियार वली खान साहब जैसे पार्टी के लीडर हार गए, दूसरी तरफ जेआईएफए के मौलाना फजल रहमान हार गए, बड़े बड़े लीडर जो थे, मतलब जो नाम था उनका बिलावल भुट्टो साहब वहां स्वाद के हल्के से जब खड़े थे तो वो हार गए, उनको वोट नहीं पड़ा। उनके मुकाबले में जुनैद अकबर खान, एक आम आदमी मैं उसको कहता हूँ, वो हार गए, वो मतलब जीत गए और बिलावल साहब हार गए। इसके बावजूद भी खान साहब का रवैया क्या? खान साहब का रवैया है जिद। खान साहब को एक चीज नजर आती है कि मैंने जो है रगड़ा देना है अपोजिशन के लोगों को। भाई साहब आप रगड़ा नहीं, आप उनको उल्टा लटका दे हमारी तरफ से। हम मतलब नवाज शरीफ रहे या ना रहे, हमने रोटी फिर भी खानी है, जरदारी रहे या ना रहे, इस मुल्क ने रहना है, लेकिन अपनी कोई क्लियर पॉलिसी तो दे। आप सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को आप कुछ कहते हैं, जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो आप कुछ और, मतलब आपकी समझ, आप जब आपकी क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं होती आरजू, ये कोई मतलब मैंने कहा ना कि क्रिकेट टीम एक छोटी सी, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज होती है, एक इतनी सी चीज होती है, अगर मतलब मुल्क के उस हवाले से बात की जाए, ये पूरा मुल्क है।
इसके सामने मतलब इर्द गिर्द आपके हिंदुस्तान है एक साइड पे, एक अफगानिस्तान है वो आपसे नाराज है, दूसरी तरफ मतलब दूसरे जो बांग्लादेश है हमसे, हमारे साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। क्यों आप अपनी यार डिप्लोमेसी आपने 2 सालों में स्ट्रॉन्ग नहीं की, क्लैरिटी उसके अंदर नहीं आई। दूसरी तरफ आपने कश्मीर के ऊपर आपने ट्वीट्स तो आपने बड़े किए, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो थी क्या आपने वो ली? आपने वो पोजीशन नहीं ली। 370 जब हटाया गया आपने उसके लिए क्या किया? मतलब प्रैक्टिकल एक्शन की बात करें, ट्विटर को छोड़ दें, ट्विटर के ऊपर मैं भी शेयर हूं, मेरा ख्याल जवेरिया शायद सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स है उसके, आपके भी हैं। तो मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उसको हम एक साइड पे रखते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम उस पर बात करें, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, एज ए सीएम ग्राउंड पे भी कुछ नजर आना चाहिए। और जैसे फखर बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अना को साथ ले आते हैं, तो मुझे लगता है अना को साथ ले आते हैं और अपने दिमाग को गड़चोड़ाते हैं, इसलिए कि जिस तरह की ट्वीट्स और जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी आती है, वो जब हम लोग इंडियन चैनल पे जाते हैं, आप यकीन करें जवेरिया हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और मैं बाद में टाइम देख रही थी कब खत्म होगा ये शो, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से हमें फंसा देते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब फंसा देते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वाज़ा इतनी नॉनसेंस होती है कि हैरत हो जाती है। नॉन सीरियस रवैया है, और सिर्फ ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक काम हो रहा है, वैसे काम नहीं हो रहा। कोरोना के अभी मैं देख रही थी स्टैटिस्टिक के 66,000 से ज्यादा केसेस आ गए। अब लोग आपको पता है क्या कर रहे हैं? वो ही कर रहे हैं कि उनको पूरे कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो चुपके से अपना टेस्ट भी करा रहे हैं, बट वो घर में ही क्वारंटीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो अल्लाह जाने हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल तो नॉर्मल इमरजेंसी नहीं संभालती, तो वो कैसे ऐसे डिजीज को संभाल सकते हैं जो जिसका ना कोई इलाज है भी छींक की बीमारी की एक दूसरे को लग रही है उस तरीके से। दूसरा, अब मुझे खुद बताएं, जरूरी काम के तहत जब हम बाहर निकलते हैं, जब N95 मास्क पहना हुआ हो और अपने ग्लव्स पहने हुए हो और पैरों के ऊपर हमने शू कवर्स भी चढ़ाए हुए हो कि हमें कुछ जरा सी, पूरा दिन कितना मुश्किल से गुजरता है उस गर्मी में। और आप सोचें कि वो जो हॉस्पिटल्स में हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनकी क्या बीतती होगी पूरा दिन उस कलाई मखलूक वाले लिबास में, पूरे प्लास्टिक एंड कवर्स में। लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, कभी लॉकडाउन हो रहा है कभी नहीं हो रहा, लोग घर पे नहीं बैठ रहे, लोग छुट्टियों को तफरीह के तौर पर मना रहे हैं, तो उसमें ही हो रहा है कि वो बीमारी स्प्रेड कर रही है। अब आज पाकिस्तान की 2 बड़ी एंकर्स को जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो मुझे तो मीडिया की गैर जिम्मेदारी में इतना हो रहा है, आप वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करा रहे? घर से शो करा ले, सब स्काइप पे आ जाएंगे ना, स्काइप पे शो नहीं, रेटिंग्स के पीछे सब इतना कर रहे हैं कि किसी इंसान को कुछ हो जाए। आप क्यों नहीं एसओपीज बना रहे कि जितना स्टाफ मैक्सिमम घर से काम कर सकता है, कॉपी एडिटर घर से काम कर सकता है, एडिटर कर सकता है, रिसर्चर कर सकता है, चलो ठीक है प्रोड्यूसर या एनएलई वाले ने जाना ही जाना है, बट एडिटर भी घर से काम कर सकता है, तो क्यों नहीं कर रहे? जब इंडिया में ये हालात हैं तो आप सोचे आगे क्या होगा। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है, वो तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ जाते हैं, ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, वो मुशीरों की फौज बैठी हुई नॉन इलेक्टेड लोगों की, और उनके पास सॉरी टू से कोई पॉलिसी नहीं। बिल्कुल ठीक जी। फखर क्या कहेंगे, आपने जवेरिया की बात सुनी? मैं बिल्कुल सही, जवेरिया ने बिल्कुल जबरदस्त किस्म का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्कुल सही दिया। एक तो खान साहब ने अनइलेक्टेड लोगों की फौज जमा की है। जब तक ये चीज आपकी रहती है, आप अपने आप को कहते हैं कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। जी 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 फखर बोलिए। मेरी बात तो आ रही? जी जी आपकी आवाज आ रही है जी फखर। आप लोगों को इम्पोर्टेंस दे के आगे लेके आएंगे और अपने आप को आप पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, आप मतलब एक पार्टी को रन कर 22 सालों से मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, 1996 से आपने अपनी मतलब इतनी स्ट्रगल है आपकी। आज जब आपकी हुकूमत आई है तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी रिटायर्ड जनरल को जो है वो आपने उसको एडवाइजर इतलात का बना दिया। भाई जब आपने शिबली फराज साहब को एक वो दे दी, उससे पहले वो थी डॉक्टर फिरदौस साहिबा थी, जब आपने उसको बना दिया उसके लिए क्यों आपने एक अलग से एडवाइजर रख लिया? आपने उसको सीपैक का चेयरमैन भी बैठे हुए वो जनरल साहब, जनरल आसिम साहब, जब वो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल वो एक चीज को अगर फुली कंट्रोल कर ले, कोप अप कर ले सिचुएशन के साथ, क्योंकि सीपैक सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास इतनी बड़ी चीज है उनके पास, बजाय इसके कि वो मतलब उस पर फोकस करें, आपने उसको यहाँ पे मतलब घुसाड़ दिया। उसके साथ साथ आपने अनइलेक्टेड लोगों को बिठाया हुआ है। जब अभी रमजान से पहले जब वो लोग बैठे हुए थे, मीडिया के लोगों ने जब उस पर उंगली उठाई तो खान साहब को गुस्सा उस पर आया, और उसके जो लोग बैठे हुए हैं मतलब ये ट्विटर वगैरह पे और सोशल मीडिया पे, उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी।
उसकी वजह यह कि भाई आपको वोट इसीलिए दिया गया था कि आप एक जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से रन करेंगे अपने गवर्नमेंट को, ये नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से इन लोगों से किसी अफिसियल को अमेरिका से बुलाना था, क्ला को जो है वो लंदन से बुलाना था, सबको इंक्लूडिंग स्टेट बैंक के गवर्नर के, एफबीआर चेयरमैन के, अगर आपने ये मतलब खर्चा जमा करना था तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं थी। फिर इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसकी क्या जरूरत है? मतलब इस तरीके से डायरेक्ट जो है बाजवा साहब को या किसी को कहें कि भाई एक डमी प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस तरह जनरल जिया के जमाने में हुआ करते थे, उस तरह करें और फजूल में अवाम की मतलब अवाम को जिसे कहते हैं कि मतलब ख्वाब और भाग ना दिखाएं, सब अवाम का पैसा और टाइम बर्बाद ना करें। आप जाने और आपकी हुकूमत जाने, बस करते रहे। 11 साल उसने जनरल जिया ने हुकूमत की, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, फिर 9 साल मुशर्रफ ने की, बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। और आज भी इल्जाम किस पे आ रहा है? आपके पॉलिटिकल लोगों के ऊपर। हालांकि जो हमारे 72 या 73 साल या 75 साल पाकिस्तान को हुए, उसमें से 33 ईयर इन हमारे डिक्टेटर्स ने हुकूमत संभाली हुई थी। और उसके बाद जो दूसरी अगर पॉलिटिकल लोगों की हुकूमतें आई भी हैं तो उनका कंट्रोल किनके पास था? यही मतलब हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये कंट्रोल करते हैं उसको। लेकिन खान साहब से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। खान साहब के बारे में यह था कि खान साहब आएंगे और भाई ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल फौज हमारे पाकिस्तान की फौज है, हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए, मैं उनको मतलब मैं ये नहीं कहता, कुर्बानियां भी बड़ी दी हैं। लेकिन हुकूमत करना अगर फौज का काम है तो फिर ये इन पॉलिटिकल लोगों की क्या जरूरत है? फौज को भी ये काम मतलब बाकी काम भी तो आप करवाते हैं। सैलाब आ गई जी, फौज को बुला लो, फला चीज हो गई, फौज को बुला लो। आजकल मतलब वो उसका हमला हुआ है, टिड्डी दल का हमला हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए भी फौज प्ले कर रही है। तो अगर ये सारे काम आपने उनसे करवाने तो बस भाई एक प्राइम मिनिस्टर बचता है, एक प्रेसिडेंट बचता है, वहां पे भी कोई फौजी जनरल बैठ जाए, खत्म हो गई बात। अगर मुल्क इस तरीके से चलता है, लेकिन मुल्क इस तरीके से नहीं चलता। फौज आपका जो काम करती है उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक साइड मैंने पहले भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमने उनके साथ बड़े एहसानात है हमारे, लेकिन वो नहीं मानते, ये अलग बात है। उसको देखना है भाई, वहां से इतनी बड़ी टेरर की कोशिश की जाती है, वहां पे मतलब डिस्टेबलाइज मुल्क है, जंगजदा मुल्क है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो भाई आपको कम से कम थोड़ा सा फौज को कहें कि भाई आपका ये काम है, आप अपने बॉर्डर्स को संभाल के रखिए, हुकूमत छोड़ दें भाई इन पे, सही कर रहे हैं गलत है, 5 साल के बाद लोग आएंगे, अगर किसी ने अच्छा नहीं किया तो जूते मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन जवेरिया, अगर हुकूमत इतनी नालायक हो कि उससे कोई काम हो ही ना रहा हो तो फौज बेचारी फिर क्या करे, बताइए। अच्छा, मैं बात करूंगी ड्यूल नेशनल के हवाले से कि ड्यूल नेशनल जितने मुशीरान भर्ती किए हुए हैं वो इलेक्टेड लोगों का हक मारते हैं, ठीक है। ये आज यहाँ है कल कहीं है, और इनकी तो मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ दौर से ये लोग इतने प्रिविलेज में है कि हर ये हुकूमत का हिस्सा होते हैं। आप दोनों को बेहतर पता होगा कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि हर दफा एहतसाब से भी बच जाते हैं। और अभी भी वही सूरत हाल है कि पूरी फौज बैठी है और असल पीटीआई पता नहीं कहाँ पे गायब है। और जो फौज है, फौज के इस किरदार को बहुत सपोर्ट करती है, रिजर्व अज़्म पे उनका है और जो बॉर्डर्स पे उनका है। लेकिन वाकई ही कि फौज को पॉलिटिकल किसी चीज में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। फौज का काम है कि वो बहुत ज्यादा जो है मुल्क की सरहदों पे, मुल्क के दुश्मनों पे और जो जासूस जो है साजिशें करती हैं आकर उनके ऊपर नजर रखी है। उनका पॉलिटिकल उस तरह से रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों का जो फौरी से रुख होता है वो हमेशा पिंडी ही होता है। वो अपनी पावर और वो अपने जो उसके लिए उन्हीं को देखते हैं। और वो अगर ये कहते भी नहीं कि नहीं हम, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं और ये वो, तो ये तो खैर एक बिल्कुल वैसे ही बात है। और इस तरह ये हुकूमत और फौज बड़ी पेज पे है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत से हुकूमत चल नहीं रही। दे टॉक अ लॉट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमली तौर पे कुछ नहीं। उन्होंने अब तक जितने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो सारे वही प्रोग्रामों का सिलसिला है जो पहले से दीगर पार्टियों ने बनाए हुए, बस उनका नाम बदल देते हैं। कितने इफ्तिताहों पे ऐसे हुआ है कि पुरानी तख्तियां पे नई तख्ती लगाकर जो है इफ्तिताह कर दिया गया। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वे दावे तो बहुत किए थे, मैं कहूँगी कि शायद अवाम को सब्ज बाग ज्यादा दिखाए थे और अब इनसे काम हो नहीं रहा। और ऊपर से कोरोना ने आकर रिसेंटली जो है वो कसर पूरी कर दी है। इन्हें चाहिए सब लॉकडाउन करते और गरीबों को जिस तरह बिल पहुंचते हैं पैसे उनके घरों पे पहुंच जाते हैं। और मैंने लोगों को भी कहा था कि लोग भी एक दूसरे की मदद करें। ये चूंकि वो करने में नाकाम रही, तो अब क्या होगा कि अब केसेस इतने स्प्रेड कर रहे हैं कि मैंने आज फेसबुक वॉल पे, मेरे ख्याल में हर किसी की वॉल पे किसी न किसी शख्स को अब कोविड-19 का शिकार देखा है। पहले मतलब लोग नहीं कह रहे थे साजिश, ये तो कोई यहूदियों की साजिश है, तो कोई किसकी साजिश है, वो जो होता है ना अमेरिका की साजिश आ जाती है। हमारे तो हुआ ही नहीं। तो मेरे जानने में अब निकल रहे हैं ना, फैमिलीज में से भी निकल रहे हैं, दोस्तों में से भी निकल रहे हैं, कलीग्स में से भी निकल रहे हैं कि सीरियस
पूरी दुनिया बंद हो गई, इटली बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, अमेरिका ने इतना वो किया, हमने नहीं करना, हमने ईद मनानी है, हमें चांदा के ईमान बहुत मजबूत है ना, हम ईमान पे चल रहे होते हैं, इस वजह से हम हर चीज में ईमान को और मजहब को ले आते हैं, इसलिए साइंस को तो हम बिलीव ही नहीं करते, वो तो हम फूका से सही हो जाते हैं। तो अच्छा, ईमान की जो मजबूती है वो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन हमारा मजहब ही हमें प्रिकॉशंस का कहता है कि नमाज पढ़ते हुए हम जब वजू करते हैं, हम साफ होते हैं, हमें हाथ धो के जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के चीजें खाने को हुक्म दिया गया। हमारा मजहब बड़ा लॉजिक के साथ चलता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग लॉजिक को नहीं मानते। और इवन वबा के हवाले से बड़ा ये कहा गया है कि जहाँ पे पहले आप वहीं रह जाओ, वहां से ना बाहर निकलो ना किसी को अंदर आने दो, तो इट्स मीन क्वारंटीन करना ही हुआ ना। अब हदीसों में चीजें लिखी हुई, लेकिन हमारी हुकूमत ने अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, और बस अल्लाह ही रहम करे। बिल्कुल ठीक। लास्ट कमेंट फखर आपका, क्या करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर? कोरोना वायरस की जिस तरह की पॉलिसी हुकूमत लेके चल रही है, तो उसमें वाकई जवेरिया ने भी कहा कि हमारा तो बस आखिरी लाजमी सी बात है, मुसलमान हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के ऊपर आपका एक बिलीव होता है, तो अल्लाह के हवाले अगर वो बेहतर कर सकते हैं। वो तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ वो बात बड़ी मशहूर है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसकी आदत नहीं है, तो वो तो कर सकता है। लेकिन हमें अगर ये आंखें और दिमाग और ये सारा कुछ दिया है, तो ये इसीलिए दिया कि हमने इसको इस्तेमाल करना है। अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पूरा दिन हम इस फजूल चीजों में लगे हुए हैं कि यार हमने हमारे मिनिस्टर जितने बैठे हैं उनका एक मतलब ड्यूटी है कि भाई खान साहब को हमने सिर्फ खुश करना है इस चीज के ऊपर कि भाई हमने देखो कितनी बड़ी बेइज्जती की है मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वालों की। असेंबली में जब अभी इजलास बुलाया गया, वहां पे क्या हुआ, बिलावल वाहिद लीडर थे जो असेंबली के अंदर आए, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब वहां से गैर हाजिर थे। खान साहब गालियां देते थे मियां नवाज शरीफ को कि ये असेंबली के अंदर नहीं आता, ये कोई मतलब जिसे कहते वैल्यू नहीं देता पार्लियामेंट को। अब खुद नहीं आते वहां पर, उनके जब उन्होंने तकरीर की उसके बाद मुराद सईद साहब ने सीने चढ़ा के मतलब अपनी बकवासें शुरू कर दी। मुझे ये बताएं, यकीन करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कोई करवा दे तो ये काउंसलर की इलेक्शन जीत के दिखाए मुराद सईद को। मैं चैलेंज कर रहा हूं, खुदा की कसम मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं ट्विटर पे भी मैंने इसको लिखा कि आप काउंसलर का इलेक्शन जीत जाए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, महल्ले का कोई इलेक्शन आप जीत के दिखा दे कि आपकी क्या हैसियत है। छोड़ दे कि मतलब जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आके और अभी मतलब आप मिनिस्टर भी बन गए, पिछली हुकूमत 5 साल आपको खैबर पुख्तनख्वा में मिली और आपको फेडरल हुकूमत मिली, लेकिन ये फजूल कामों में ये 2 साल आपने जाया कर दिया। अब आइंदा ये जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है, खुदा के लिए इसको थोड़ा सा इस कौम और इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इनको कुछ डिलीवर करें, निकले इन फजूल चीजों से। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप लोगों का। जवेरिया, आपकी वीडियो फ्रीज हुई, मुझे समझ नहीं आ रही, आर यू देयर? जी मैं हूँ। अच्छा, क्योंकि वीडियो आपकी फ्रीज हो गई है। तो एनीवे थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम दोबारा इसी तरह की जो हमारी अपनी जो प्रॉब्लम्स है मुल्क की, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या नहीं। कहा यही गया है कि 31 को बताया जाएगा। कुछ खबर है आप दोनों में से किसी को इस बारे में? जी यही कह रही हूँ, फर्स्ट को फैसला होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि हुकूमत तो कभी भी चाहती ही नहीं थी कि लॉकडाउन हो। जुजवी सा लॉकडाउन जरूर हुआ है मुल्क में, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। जिस तरह सिंध ने कोशिश की थी करने की, मेरे ख्याल में प्लीज लॉकडाउन होना चाहिए। और ऐसी तमाम चीजें जो ऑनलाइन मिल सकती हैं, जैसे पासपोर्ट है या शनाख्ती कार्ड है, दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन कर देना चाहिए। और कम से कम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबात होनी चाहिए। जितना समाजी किनाराकशी कर सकते हैं उतना बच सकते हैं हम बेहतर। तो एक स्ट्रिक्ट अगर लॉकडाउन 15-20 दिन हो जाए, और अगर गरीबों को बेहतरीन तरह इमदाद, पैसे और राशन उनके घर तक पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।